हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रीसेंट decision of Supreme Court to hear about this plea that was registered by a person regarding certain sections of मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। सो बेसिकली एक प्ली जो है रजिस्टर हुआ था जिसमें कुछ सेक्शंस की बात की गई थी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात की गई थी और वो सेक्शंस किसके थे? वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थे। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि येस दे विल लुक इनटू द मैटर एंड दिस बेसिकली जो केस है, ये जो मैटर है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू हियर इट ऑन April 28। सो ये जो हमारा टॉपिक है इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसकी वजह से टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एक्ट, द डिटेल्स ऑफ द एक्ट, जो प्रोविजंस है उसके बारे में देखेंगे। देन वी लुक इनटू द चैलेंज्ड जो सेक्शंस है कि उसमें क्या इश्यूज़ है, किसके वजह से जो है उसको चैलेंज किया गया है। देन वी लुक इनटू द अमेंडमेंट्स दैट वर मेड इनटू द एक्ट रिसेंटली। ठीक है, तो विल फॉलो दिस क्रोनोलॉजी एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इशू बेसिकली। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। नाउ इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द रीसेंट आर्टिकल विच केम इन इंडियन एक्सप्रेस, जहाँ पे प्रॉपरली जो है ये चीज़ बताया गया है कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द केस एंड अबाउट द एक्ट एंड एवरीथिंग। सो इसको रेफरेंस में रखते हुए वी हैव prepared this video. So the context is that a bench led by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud agreed to hear a PIL. ठीक है, it's basically जो PIL है that was filed by Hamsa Nandini Nanduri, which challenges section 5(4) of the act on grounds that it is discriminatory in nature. So जो पेटिशनर है उनका क्या कहना है कि ये जो सेक्शन 5 क्लॉज नंबर 4 है एक्ट का, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एंड आर्बिट्ररी इन नेचर। सो इसके वजह से जो है इसको जो है उन्होंने चैलेंज किया है एंड इसी बेसिस पे जो बेंच है उन्होंने एग्री किया है कि येस वी आर गोइंग टू लुक इनटू द मैटर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि ये सेक्शन 5 क्लॉज नंबर 4 है क्या एक्ट का। सो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, अ विमेन हु लीगली एडॉप्ट्स, ध्यान दीजिए, अ विमेन हु लीगली एडॉप्ट्स अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 months, यानी कि 3 महीने से छोटे बेबी को अगर कोई भी लेडी लीगली एडॉप्ट करती है और अ कमिशनिंग मदर shall be entitled to maternity benefit for a period of 12 weeks. So अगर ऐसा केस है, यानी कि 2 केस की बात की गई है, अगर कोई लेडी अडॉप्ट करती है ऐसे बच्चे को जो कि 3 month से छोटा है, या फिर द कमिशनिंग मदर। ठीक है, हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि कमिशनिंग मदर का क्या मतलब होता है ना। अगर ऐसा है तो दे विल बी एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट कितने टाइम पीरियड के लिए? 12 weeks के लिए, फ्रॉम द डेट द चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू द पर्टिकुलर फीमेल। ठीक है, टू द एडॉप्टिंग मदर और द कमिशनिंग मदर एज द केस में भी। सो दोनों ही केस में जिस डेट से जो बेबी है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, उस डेट से 12 weeks तक उनको जो है दे विल बी एलिजिबल फॉर मैटरनल बेनिफिट। तो सेक्शन 5 क्लॉज नंबर 4 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये कहता है। सो अब इसमें जो है 2 केसेस की बात की गई है, एक जो है अगर एडॉप्शन होता है और दूसरा जो है अगर कमिशनिंग मदर है। सो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि इनिशियली जो है जो एडॉप्शन का केस है वो ओरिजिनली जो है एक्ट में नहीं था। ये 1961 का जो एक्ट था ओरिजिनली उसमें ये जो प्रोविज़न है वो नहीं था, इट वाज एडेड लेटर इन 2017। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर, द ओरिजिनल 1961 लेजिस्लेशन डिड नॉट हैव स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर मदर्स हु अडॉप्ट। ठीक है, तो ये जो एम्बिट है रिगार्डिंग द मदर्स हु अडॉप्ट किड्स, ठीक है, दैट टू किड्स बिलो द एज ऑफ 3 months। सो बेसिकली जब ऐसा केस होता है तो ये वाला पूरा एम्बिट जो है ये 2017 से ही इंक्लूड किया गया है इस एक्ट में। सो
आई होप कि आपको ये सेक्शन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो कमिश्निंग मदर है उसका क्या मतलब हुआ. सो द कमिश्निंग मदर हियर मीन्स सरोगेट मदर. तो सरोगेसी का जो टॉपिक है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आपका जो सोशल इश्यूज़ है या सोसाइटी का जो टॉपिक है इंडियन सोसाइटी का, तो उसमें जो है सरोगेसी एज अ टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इस वजह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एंड यू शुड बी अप टू डेट रिगार्डिंग द लॉज रिलेटेड टू सरोगेसी इन इंडिया. सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब हम कमिश्निंग मदर की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली एक सरोगेट मदर की बात कर रहे हैं एंड हैज़ बीन डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल मदर हु यूजेस हर एग टू create an embryo implanted in any other women. So यहाँ पे प्योरली सरोगेसी की बात करी जा रही है, जहाँ पे जो है जो बेबी है वो उसको जो है बाद में बेसिकली वो किसी और को दे दिया जाता है, या फिर द बर्थ मदर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन हु ब्रिंग्स अप द चाइल्ड. ठीक है, तो ऐसे केस में जब होता है उस केस को हम लोग सरोगेसी कहते हैं. ठीक है, या फिर ऐसा जब जो है उसका पर्टिकुलर एग जो है वो यूज़ किया गया हो फॉर किस लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट एम्ब्रियो इन अ बॉडी ऑफ अनदर विमेन. सो जब भी ऐसा होगा तो उस पर्टिकुलर लेडी को हम कमिश्निंग मदर कहेंगे. सो यहाँ पे इशू क्या है, सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अ विमेन एडॉप्टिंग अ चाइल्ड older than 3 months gets no benefit. So जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बोला था कि सेक्शन 5 क्लॉज 4 में जब हमने ध्यान से उसको पढ़ा था तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन दिया था. वो ये था कि द चाइल्ड शुड बी ऑफ लेस देन 3 मंथ्स. ठीक है, तो अगर जो बेबी है वो उससे बड़ा होता है, या मान लीजिए इफ़ द चाइल्ड इज़ ऑफ 4 मंथ्स ऑफ एज, तो उस केस में द विमेन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ बेनिफिट्स. सो यहाँ पे एक इशू जो है ये आता है इस पर्टिकुलर सेक्शन को लेके. नाउ अब हम कुछ डिटेल्स देखेंगे अबाउट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961. सो जैसा कि यहाँ पे गिवन है कि ये जो है दिसंबर 12, 1961 को पास किया गया था. एंड ये किस लिए पास किया गया था, इन ऑर्डर टू रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन इन सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स फॉर द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड टू प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी बेनिफिट एंड सर्टेन अदर बेनिफिट्स. सो जैसा कि आप जानते हैं जो हमारा वर्कफोर्स है उसमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसे जो है कुछ स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जब भी कोई बेसिकली विमेन को जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑफ द चाइल्ड तो उनका करियर जो है वो अफेक्ट ना हो एंड एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्डअप हो जहाँ पे जो करियर भी है उसमें भी उनका डेवलपमेंट हो और वहाँ पे वो हैम्पर ना हो. तो उस केस में इन ऑर्डर टू एम्पावर विमेन इन सर्टेन केसेस ये ऐसे एक्ट्स को जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड ऐसे लेजिस्लेशंस जो है इसको लेके आया गया है. सो विद द विजन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इस लेजिस्लेशन को लाया गया था एंड पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला है कि बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है, जो पूरा ये मैटरनिटी का पीरियड होता है, ठीक है, तो पूरा बिफोर द चाइल्ड बर्थ एंड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दोनों ही पीरियड्स के साथ में ये डील करता है एंड इट प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू द विमेन वर्कर्स. नाउ जो सेक्शन 4 है ऑफ द एक्ट, इट प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ और वर्क बाय विमेन ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड एंड अंडर सबसेक्शन 1 स्टेटेड no employer shall knowingly employ a woman in any establishment during the 6 weeks immediately following the day of her delivery or her miscarriage. यानी कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बेसिकली आफ्टर चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं या फिर जब ऐसा अनफॉर्चुनेट केस हो जाता है जहाँ पे मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद भी जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर है अगर उनके जानकारी में है तो ही कैन नॉट एम्प्लॉय द विमेन अप टिल अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स आफ्टर द पर्टिकुलर इंसिडेंट और द चाइल्ड बर्थ. तो ये चीज़ जो है सेक्शन 4 में मेंशन किया गया है. नाउ द राइट टू पेड मैटरनिटी लीव्स वाज आल्सो गिवन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द
1961 एक्ट। तो ये जो मेटर्निटी लीव होता है, यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जस्ट बिकॉज द वीमेन इज गोइंग टू बिकम अ मदर, शी इज बीइंग बेसिकली उसको निकाल दिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट से, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अ बेसिस फॉर रिमूविंग हर फ्रॉम हर ओन लाइक जॉब। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक पेड मेटर्निटी लीव का जो है कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में बात किया गया है इस एक्ट में, जहाँ पे द विमेन रिमेन्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शी इज़ बीइंग पेड फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। और वहाँ पे जो है उसको जो है इवन दो शी इज़ ऑन अ लीव, शी इज़ बीइंग पेड फॉर द लीव्स, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से, जस्ट बिकॉज शी इज़ गोइंग टू बी अ मदर यू कैन नॉट डिप्राइव हर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। नाउ ऑल्दो द पीरियड ऑफ सच लीव could not exceed 12 weeks, that is 6 weeks up to and including the day of her delivery and 6 weeks immediately following that day. So basically यहाँ पे ये जो पेड मेटर्निटी लीव है उसके बारे में बात किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है दैट कुड नॉट एक्सीड 12 वीक्स, ठीक है। नाउ no women could be allowed to avail maternity benefits if she had not worked in the establishment for at least 160 days. अब यहाँ पे जो है केवल और केवल सिर्फ एम्प्लॉयर की बात नहीं की जा रही है, बट ऑल्सो द विमेन शुड बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 160 days बिफोर हर जो उसका मेटर्निटी वाला जो पीरियड है उससे पहले, जो उससे पहले के 160 डेज हैं उस एटलीस्ट शी हैज़ टू बी एन एम्प्लॉयर ऑफ द पर्टिकुलर एन एम्प्लॉई ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि नो वीमेन कुड बी अलाउड टू अवेल मेटर्निटी बेनिफिट्स इफ शी हैड नॉट वर्कड इन द एस्टैब्लिशमेंट फॉर एटलीस्ट 160 days in the 12 months immediately preceding the date of her expected delivery. So यहाँ पे दोनों ही टाइम पीरियड जो है मेंशन किए गए हैं. Now these benefits would be allowed without dismissing the female worker from her service or reduction of wages. So यहाँ पे जो benefits की बात की जा रही है just because of the delivery या फिर just because of the pregnancy, the women cannot be deprived of the employment opportunity, and also citing this reason the employer cannot cut her wages. Basically उसमें जो वेज रिडक्शन है वो भी नहीं कर सकते हैं. तो ये जो एक्ट है दैट क्लियरली स्टेट्स दिस एज वेल. नाउ वायलेटिंग द प्रोविजंस यानी कि द पनिशमेंट इज ऑल्सो बीइंग साइटेड इन द एक्ट. सो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजंस इन द एक्ट तो क्या हो सकता है, देयर कैन बी पनिशमेंट फॉर 3 months, ठीक है. एंड ऑल्सो यहाँ पे फाइन या लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है. सो बेसिकली द पनिशमेंट इज ऑल्सो बीइंग मेंशन्ड इन द एक्ट. सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एक होलिस्टिक कवरेज जो है हमें इस एक्ट से मिलता है, एंड इट पर्टिकुलरली डील्स विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रेग्नेंट लेडीज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. सो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है. नाउ दिस एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2017. सो लेट्स सी कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए और क्या क्या मेजर चेंजेस अमेंडमेंट्स के थ्रू इसमें इंक्लूड किए गए थे. सो द 2017 amendment, it made some changes in section 5 of the act. So section 5 में क्या था, पहले जो है सेक्शन 5 में जो यहाँ पे 26 वीक्स बोला गया है, इट वॉज इनिशियली 12. सो 2017 अमेंडमेंट से जो ये जो टाइम पीरियड है इसको बढ़ाया गया है कि इट अलाउज 26 वीक्स ऑफ पेड लीव्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ऑल्दो ओनली टू बायोलॉजिकल मदर्स. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि इनिशियली जो ओरिजिनल लेजिस्लेशन था उसके हिसाब से द ओरिजिनल टाइम पीरियड दैट वाज गिवन वाज फॉर 12 वीक्स. सो दैट वाज इंक्रीज टू 26 वीक्स बट ओनली फॉर बायोलॉजिकल मदर्स. ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है. नाउ
another amendment that was made was to section 5 clause number 4 which deals with जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें कि एडिशन किया गया था रिलेटेड टू मदर्स हु अडॉप्ट और द सरोगेट मदर्स. ठीक है. नाउ जो उसके अलावा जो प्रोविजंस ऐड किए गए हैं उसमें से एक प्रोविज़न था वर्क फ्रॉम होम का प्रोविज़न फॉर द वर्किंग वीमेन. एंड इसमें जो है ऑल्सो द कंपनी विथ एम्प्लॉयज़ मोर देन 50, ठीक है, दे हैव टू like they have to make provisions for installing a crèche in the particular organization so that the child care is also being provided in the organization itself. So यहाँ पे 2017 का जो amendment है इसी के पार्ट में जो कुछ जो है मेजर चेंजेस जो लाए गए थे वो ये थे. एक तो वर्क फ्रॉम होम का प्रोविज़न ऐड किया गया था. ऑब्वियसली यहाँ पे जो terms and conditions हैं that should be mutually agreed between the employer and the employee. So जो agreement रहेगा या जो भी terms and conditions रहेगा वो that should be suitable for both the employer and the employee. So एक ये चीज़ है. Then second चीज़ जो important है that is it added the provision related to mothers who adopt and surrogate mothers. Then it increased the time period for paid maternity leaves to 26 weeks. So these are the major provisions. Now if we move forward, under the Amendment Act, Section 11 was also inserted to say that every establishment having 50 or more employees shall have the facility of crèche within such distance as may be prescribed either separately or along with common facilities. So the organization is responsible to ensure that such a facility is being available for the working women or the women workers of the organization. ठीक है. It also mandated that the employer allows 4 visits a day to the crèche by the women as well as rest intervals by for her. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, if the baby is being kept in the crèche, the women should also be allowed to visit the crèche like मिनिमम कितनी बार, एटलीस्ट 4 टाइम्स जो है उसका विजिट जो है अलाउ किया जाना चाहिए बाय द एम्प्लॉयर. सो ये सब माइन्यूट डिटेल्स जो है 2017 के अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट में इंक्लूड किए गए थे. नाउ इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे बेसिकली जो भी हमने अभी पढ़ा है अबाउट द 2017 अमेंडमेंट दैट इज़ बीइंग समराइज्ड हियर. तो सबसे पहले हम फिर से एक बार देख लेते हैं. 26 वीक्स मैटरनिटी लीव फॉर फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, ये आपको याद रखना है. फर्स्ट 2 चिल्ड्रन के लिए 26 वीक्स मैटरनिटी लीव विच विल बी पेड. देन 12 वीक्स लीव फॉर मदर्स एडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो एज ऑफ 3 मंथ्स. अब यहाँ पे देखिए कि अमेंडमेंट के थ्रू भी क्या बोला जा रहा है कि जो भी मदर एडॉप्ट करेंगे अ चाइल्ड हु इज़ लेस देन 3 मंथ्स ऑफ एज, तो उनको कितना मतलब मैटरनिटी लीव मिलेगा, उनको मिलेगा 12 वीक्स. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, बिटवीन द टाइम पीरियड दैट इज़ बीइंग गिवन टू द बायोलॉजिकल मदर्स एंड द एडॉप्टेड मदर्स. तो ये जो है एक डिफरेंस है, की डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है. नाउ 12 वीक्स मैटरनिटी लीव फॉर चिल्ड्रन बियॉन्ड फर्स्ट 2. सो अगर 2 बच्चों से ज़्यादा या बेसिकली अगर 3rd चाइल्ड है सो उस केस में जो लीव है दैट विल बी reduced टू 12 वीक्स. सो इनिशियली 2 चिल्ड्रन के लिए इट इज़ 26 वीक्स एंड देन फॉर द अदर्स इट विल बी 12 वीक्स. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. नाउ द एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स इन एस्टैब्लिशमेंट विथ 30 वुमेन और 50 एम्प्लॉयज़ विच एवर इज़ लेस टू प्रोवाइड crèche फैसिलिटीज़ ईदर इन ऑफिस और इन एनी प्लेस विद इन 500 मीटर्स. सो ये इस चीज़ की भी हम बात कर चुके हैं. देन वर्किंग मदर्स विल बी परमिटेड टू मेक 4 विजिट्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स टू द crèche. द एम्प्लॉयर में परमिट अ वीमेन टू वर्क फ्रॉम होम, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का भी प्रोविज़न इंक्लूड किया गया था. देन एवरी एस्टैब्लिशमेंट विल हैव टू मेक दीज बेनिफिट्स अवेलेबल फ्रॉम द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट. सो ये सब चीज़ें जो है हमारा 2017 अमेंडमेंट्स के थ्रू इस एक्ट में इंक्लूड किया गया था. यू शुड रिमेंबर दिस. नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, यानी कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है. क्या सारे ही एस्टैब्लिशमेंट इस
एक्ट के एम्बिट में आते हैं? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कि इनिशियली द एक्ट वाज एप्लीकेबल टू फैक्ट्रीज, माइंस एंड ऐसे, बट लेटर इन 1973 इट वॉज एक्सपैंडेड एंड एक इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो स्कोप है उसको ब्रॉडन किया गया, जहाँ पे ये इंक्लूड किया गया कि एनी सच इंस्टीट्यूशन बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट एंड एनी एस्टैब्लिशमेंट वेयर persons are employed for the display of equestrian, acrobatic and other shows. So basically यहाँ पे जो भी government undertakings होंगे, any institution which belongs to government, ठीक है, and other establishment जो कि deal करता है ऐसे activities के साथ में, तो that will be included in the act and वहाँ पे जो है ये जो act है that will be applicable. Now इस जब हमारा जो स्कोप है वो बढ़ाया गया, तो प्रीवियसली जो मैटरनिटी बेनिफिट प्रोविजंस थे दैट वर रिलेटेड टू माइंस एंड फैक्ट्रीज, उनको जो है जो लेजिस्लेशंस रिलेटेड थे उनको जो है रिपील कर दिया गया था. नाउ विमेन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैन नॉट अवेल बेनिफिट्स ऑफ द एक्ट. अब ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है कि अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करता है तो उस केस में ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. और इस बेसिस पे जो है दिस एक्ट इज़ हेवीली क्रिटिसाइज्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोविज़न. एज यू नो कि अ लार्ज नंबर ऑफ Indian population is working, is part of the unorganized sector. So this means कि अभी भी जो है a large number of population is out of the scope of this particular act and cannot avail benefit under this act. So अब जो plea रजिस्टर किया गया था, तो जो प्ली जो है एक्सेप्ट हुआ है उसके अंडर जो है जो पेटिशनर है उनका क्या कहना है, व्हाट इज़ द बेसिस दैट वाई शी हैज़ चैलेंज द पर्टिकुलर सेक्शन. सो हम ये देखेंगे. सो सेक्शन 5 क्लॉज 4 जो है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्ररी टुवर्ड्स एडॉप्टिव मदर्स, इट इज़ ऑल्सो आर्बिट्ररली डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट ऑर्फन्ड, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड चाइल्ड. यानी कि क्या यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो भी चाइल्ड है, अगर इफ़ ही इज़ बेसिकली मोर देन 3 months, ठीक है, अगर उसका एज जो है 3 महीने से ज़्यादा है, तो उस केस में जो है वो पर्टिकुलर जो बच्चा है एंड द विमेन एडॉप्टिंग हर या हिम, she will not be able to avail the benefits under this act. So इस पर्टिकुलर बेसिस पे जो है ये जो पेटिशनर है इनका ये कहना है कि द एक्ट इज़ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, नॉट ओनली टूवर्ड्स द मदर्स बट ऑल्सो टूवर्ड्स द चिल्ड्रेन हु आर ऑर्फन्ड, अबैंडन्ड और सरेंडर्ड एंड आर ऑफ मोर ऑफ बेसिकली जिनका 3 months से ज़्यादा एज है. सो इसके हिसाब से जो है जो पेटिशनर है उनका कहना है कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर जो भी प्रोविजंस हैं उसके साथ में. नाउ इफ़ यू सी द अदर पॉइंट दैट द पेटिशनर इज सेइंग, द पेटिशनर इज सेइंग दैट कि जो यहाँ पे बेसिस दिया गया है कि फॉर एडॉप्टिव मदर्स इट विल बी 12 weeks of maternity leave and for biological mother it will be 26 weeks of maternity leave. So ये भी जो है क्या, ये भी जो है इसका भी जो लॉजिक बिहाइंड ये है उसको भी जो है प्रॉपरली मतलब क्लियर नहीं है. बेसिकली इट इज़ नॉट क्लियर एंड द पेटिशनर इज़ आस्किंग अबाउट कि कैसे जो है इस नंबर पे अराइव किया गया है या फिर किस बेसिस पे जो है इस पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पे सेट किया गया है. सो पेटिशनर का ये कहना है कि द एक्ट फेल्स टू स्टैंड इवन द बेसिक स्क्रूटनी ऑफ पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, सो विच इज़ wedded to the concept of non-arbitrariness. So यहाँ पे the petitioner is saying कि ये जो चीज़ है that is also not very clear. Now if you see another point जो कि petitioner का कहना है that is कि section 5
clause number 4 of Maternity Benefit Act conflicts with section 38 of Juvenile Justice Act of 2015. सो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है. और कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हुआ? बिकॉज सेक्शन 38 के हिसाब से इट रिक्वायर्स एनी ऑर्फन, अबैंडन और सरेंडर्ड चाइल्ड टू बी डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन. यहाँ पे इन्होंने ये तो डिक्लेयर कर दिया कि द चाइल्ड इज़ फ्री फॉर एडॉप्शन, बट उसका जो है, जो मेटर्निटी बेनिफिट्स है दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, वो वहाँ पे जो है क्लैश हो रहा है. वहाँ पे दैट इज़ नॉट सिंक विद द प्रोविजन अंडर द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट. सो पिटिशनर का ये कहना है कि यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन द बोथ ऑफ द एक्ट. ठीक है. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि एडॉप्शन इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिगरस प्रोसेस एंड इट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस एंड रेड टेपिज्म एंड बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूडेड होती है एंड इट्स अ लेंदी प्रोसेस. सो ऐसे केस में इस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन जो है इट विल लीड टू क्या होगा, जो छोटे ऑर्फन्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, दैट दे विल बी डिप्राइव्ड. सो it will make their life difficult and it will make it difficult for the parents who want to adopt kids. ठीक है. सो ऐसे केस में जो है इस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन जो है क्वेश्चन किया गया है. नाउ आई होप कि जो केस है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि केस का क्या बैकग्राउंड था, वाई इट वॉज बीइंग क्वेश्चनड, जो सेक्शन था उसमें ऐसा क्या था जिसके वजह से द प्ली हैज़ बीन फाइल्ड, द पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ एग्रीड टू विजिट दिस मैटर. नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में आया है. सो बैक इन 2021 द सुप्रीम कोर्ट it had issued a notice regarding the same, requesting a answer, a reply from the Ministry of Law and Justice and Ministry of Women and Child Development. बट वहाँ उसके बाद जो है कुछ भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है. ठीक है. सो ऐसा नहीं है कि दिस मैटर इज़ समथिंग न्यू, बट डेफिनेटली दिस मैटर इज़ डेवलपिंग. सो आज के हमारे जो लर्निंग है उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. So what is the question? Consider the following statements regarding Maternity Benefit Act of 1961. First statement says that the amendment to the act in 2017 provides for paid maternity leave to women worker and crèche facility by establishment. So ये चीज़ हम देख चुके हैं. This is true. So the statement number 1 is correct. Now second one says women workers from all sectors. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट एक वर्ड यूज़ किया गया है, ऑल. सो जनरली जो है ऐसे एब्सोल्यूट सेंटेंस वाले वर्ड, जो एब्सोल्यूट वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं दे आर यूजुअली रॉन्ग. सो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन. सो ऑल सेक्टर्स जो है यहाँ पे इट इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं विमेन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द एक्ट. सो ऑल सेक्टर्स यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा. सो द सेकेंड स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग एंड इसके हिसाब से आर आंसर इज 1 ओनली. सो आर आंसर इज A, 1 ओनली. आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आया होगा. नाउ दिस इज़ द स्निपेट फ्रॉम PIB जहाँ पे जो अमेंडमेंट हुआ था उसका समरी लिखा है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट. एंड यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि अदर देन द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट अदर प्रोविजंस भी हैं जिसके अंडर जो है मेटर्निटी बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं. नाउ जैसा कि मैंने बताया कि दिस पर्टिकुलर मैटर इज़ गोइंग टू बी हर्ड ऑन April 28. It is still developing, so we have to keep a close eye on the judgment that will come and what the Supreme Court is going to decide. So we have to be updated and we have to see कि how matter develops and what is the conclusion going to be. So I hope कि आपको ये topic अच्छे से समझ आया होगा. In case you have any doubt, please drop your doubts in the comment section below. Thank you.